तो सरकार ने ईपीएफओ धारकों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत ईपीएफओ धारक अपने पीएफ अकाउंट से 25% का मिनिमम बैलेंस छोड़कर बाकी की 75% तक की रकम को एक मुश्त निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, कठिन नियमों को हटाते हुए ईपीएफओ ने नियमों को अब और भी आसान कर दिया है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इनका क्या क्या फायदा होगा, किस तरह से ईपीएफओ धारकों को कितनी सहूलियत मिलेगी, विस्तार से आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान होंगे हमारे साथ, खुद हमारे साथ पीएफ फंड कमिश्नर भी होंगे और समझने की उनसे कोशिश हम करेंगे। और भी हमारे साथ मेहमान होंगे, पूरा विश्लेषण हम समझेंगे और आपको बारीकियां बताएंगे। कोई सवाल अगर आपके पास है तो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप भी पूछ सकते हैं। हमारे पास भी एक लंबी लिस्ट है जो हम आज के मेहमानों से सवाल पूछने वाले हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब मोदी सरकार ने ईपीएफओ में पैसे की निकासी को लेकर और सहूलियत देने का काम किया है। इसे सरल और सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकासी नियमों को सरल करना, विश्वास योजना शुरू करना और ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क शामिल है। सरकार के इस फैसले को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े 7 करोड़ से अधिक पीएफ धारकों के लिए दिवाली गिफ्ट कहें तो गलत ना होगा। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिरकार ये बड़े बदलाव नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसे रामबाण साबित होंगे। अब ईपीएफ मेंबर्स अपने पीएफ खाते में मौजूद राशि का 75% हिस्सा निकाल सकेंगे और ईपीएफओ खाते में 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रहेगी। इसके अलावा ईपीएफओ में पुराने 13 कठिन शर्तों को भी खत्म कर दिया गया है। अब केवल 3 कैटेगरी में आंशिक निकासी के नियम होंगे। इनमें बीमारी, एजुकेशन और शादी जैसी अहम जरूरतें, मकान खरीदने या उससे जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले एजुकेशन और शादी के लिए केवल 3 बार पैसे निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब एजुकेशन के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार ये निकासी की जा सकती है। इसके अलावा न्यूनतम सेवा अवधि, जो पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग थी, उसे भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। यानी केवल 12 महीने की सर्विस के बाद भी आंशिक निकासी संभव होगी। यही नहीं, ईपीएफओ की ओर से सेटलमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक करने की भी तैयारी है, जिसके तहत कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे क्लेम्स का निपटारा तेजी और पारदर्शी होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। इससे ईपीएफओ धारक अपनी जरूरतों के मुताबिक पैसा निकाल सकेंगे, वो भी बिना अपने रिटायरमेंट फंड का यूज किए हुए। ईपीएफओ ने इस बदलाव में पेंशनर्स का भी खास ख्याल रखा है, जिसके तहत ईपीएस 95 में शामिल पेंशनर्स को मुफ्त डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी सेवा घर बैठे मिलेगी और 50 रुपए प्रति सर्टिफिकेट का खर्च भी ईपीएफओ वहन करेगा। ये पहल खासकर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी, जिससे पेंशन बिना रुकावट जारी रहेगी। ईपीएफओ के ये बड़े बदलाव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नौकरी पेशा लोगों के जीवन को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं रमेश कृष्णमूर्ति सर का, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं एसपी तिवारी सर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी टीयूसीसी एंड मेंबर सीबीटी ईपीएफओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी सर, गुड इवनिंग आपका भी शो पे। और हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा सर, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के। बहुत बहुत स्वागत है रुंगटा सर आपका भी, गुड इवनिंग। सबसे पहले कृष्णमूर्ति सर, आपको विशेष धन्यवाद। आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय आप हमको दे रहे हैं और स्वयं आकर जो दर्शकों की जिज्ञासाएं हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आप खुद उनका उत्तर देंगे।
पहला सवाल यही है सर, क्योंकि कल से जब ये प्रेस रिलीज आई तो उसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा था कि मेंबर्स विल बी एबल टू विड्रॉ अप टू 100% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस। अब सबको ये लगा कि 100 का 100% निकाल देंगे, फिर बीच में उस पर कुछ बातें भी हुई। तो आप ही बता दीजिए सर, 100% निकाल सकते हैं या 75%, कितना निकाल सकते हैं सर अब? सबसे पहले नमस्कार सारे दर्शकों का। ये बताना चाहेंगे कि 100% निकाल सकते हैं ऑफ द एलिजिबल बैलेंस। अच्छा। और एलिजिबल बैलेंस जो है वो आपने जैसे बताया मिनिमम बैलेंस ऑफ 25% हटा के जो वैल्यू रहेगा आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस का, वो है 75%। तो 100% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस विल बी अवेलेबल फॉर विड्रॉल। सर ये मेरा हालांकि दूसरा सवाल है, लेकिन एलिजिबल बैलेंस ये कैसे तय होगा सर, और इसमें कुछ मिनिमम होता है क्या? तो एलिजिबल बैलेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि अब जैसे आपने देखा कि आपने बताया, आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि अब हमने काफ़ी प्रोविजंस जो थे काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, उसको सिंपल कर दिया हमने। और हमने कहा कि अप टू 100% ये पीएफ मनी बिलोंग्स टू द मेंबर, इट शुड बी अवेलेबल टू देम टू विड्रॉ एट देयर कन्वीनियंस। तो हमने पूरा एक्सेस इनको दे दिया। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि पीएफ इज द ओनली वे फॉर सोशल सिक्योरिटी, फॉर ओल्ड एज रिटायरमेंट and for long-term financial planning of every worker in the country, तो इसलिए ये सोचा गया कि कम से कम मिनिमम 25% उसका कॉर्पस रहे और वो एक्यूमुलेट हो। कंपाउंडिंग आपको मालूम होगा कि ईपीएफओ पिछले कई सालों से अब नियरली 8.25% इंटरेस्ट देता है। ये कंपाउंडिंग के तौर पे अगर मिनिमम बैलेंस पे अप्लाई करेंगे तो इसका काफ़ी कॉर्पस जो है रिटायरमेंट के टाइम पे मेंबर को प्राप्त होगा। तो ये सोच कर ये किया गया कि बाकी का जो पैसा है जो मेंबर के खाते में है 75%, वो फ्रीली अवेलेबल हो फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच इज एजुकेशन, मैरिज, इलनेस, हाउसिंग, ये सब के लिए। इसके अलावा जो है एनी सर्कमस्टांस, स्पेशल सर्कमस्टांस विदाउट एनी रीजन, उसके लिए भी वो निकाल पाए। तो ये सोच के इसको सिंप्लीफाई किया गया है। बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल आपने सही कहा। रिटर्न्स जो हैं वो 8.25% के सबसे बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो इसलिए ये भी सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से भी आप लोगों ने एक मिनिमम बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट रखा है। सर मिनिमम 25% बैलेंस रूल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पर, इस पर कैसे अप्लाई होता है, और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ये जो पेंशन बेनिफिट्स हैं इसको क्या कोई वो अफेक्ट करेगा सर? तो मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक साल में सपोजिंग आपका एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर शेयर अगर 10,000 रुपये अगर कंट्रीब्यूशन आया, तो उसमें वो 2,500 रुपये जो कंट्रीब्यूट हुआ वो मिनिमम बैलेंस पे चला जाएगा। और बाकी के जो 75% जो है 7,500 रुपीज़ ये अवेलेबल होगा विड्रॉल के लिए। अब हर साल में ऐसा ये जो 25% है, एवरी टाइम जितने भी कंट्रीब्यूशन आएंगे वो अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट ये अलग से बढ़ता चला जाएगा, and it will be kept as a minimum locked in, and the balance 75% along with the interest will be fully available for the member to withdraw. अब इसको ऐसे देखें तो ये होगा कि ओवर अ लाइफ टाइम अगर कोई any person who is contributing say 28,200 which is अगर 15,000 कमा रहा है, तो उसका 12% और एम्प्लॉयर शेयर मिला के करीब 28,1200 रुपए पर साल कंट्रीब्यूट करेगा। तो वी हैव कैलकुलेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली टोटल उसका कॉर्पस जो बनता है वो करीब 14 लाख के करीब बनेगा फॉर 20 इयर्स। उसमें से करीब 10.5 लाख वो विड्रॉ कर पाएगा, 3.5 लाख जो है वो इंटरेस्ट के साथ उसका कॉर्पस बना रहेगा 20 साल के बाद। तो हमने ये देखा कि इससे उसका सोशल सिक्योरिटी पे, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट पे उसको काफी फायदा होगा। ऑलराइट सर। सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में विड्रॉल आपने इस बार प्रावधान किए हैं कि बिना रीजन के हम अब दे देंगे, तो ये सर बिना रीजन का क्या मतलब है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो क्या हैं और कैसे अप्रूव होगा, और उसमें भी क्या कोई रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे सर? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस पहले क्या थे। अब जैसे बड़े पुराने प्रावधान थे, कट इन इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल कैलामिटी, फिर था आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक जैसे कोई कोरोना टाइप का, एनी काइंड ऑफ विड्रॉल विच वाज विदाउट एनी
नॉर्मल जो हाउसिंग, एजुकेशन, इसके अलावा जितने भी सर्कमस्टांसेस थे, इसको अब स्पेशल सर्कमस्टांस बना गया था। तो इसमें हर ये पाया गया कि ये, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो हमारे ऑफिसर्स भी कंफ्यूज हो जाते थे कि ये अगर नेचुरल कैलामिटी के लिए कोई क्लेम डाल रहा है तो एक्चुअली वाकई कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ है क्या। तो दिस बिकेम अ कॉज फॉर रिजेक्शन और कॉज फॉर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस। तो अब हमने ये कहा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांस हमको डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द मनी ऑफ द मेंबर एंड अप टू 2 times a year he can withdraw 100% for any reason. अगर by chance in future there is some major calamity or epidemic or he has any other reason for which he is not falling into any of these 4 normal category of reasons. So without assigning any reason, special circumstances में without any rejection, without any special documentation, he can withdraw twice in a year 100% of the eligible balance. Sir, one कोई quick rejection का सवाल नहीं। right, sir, one quick question on this. इससे सर ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड की कोई संभावना हो जाए? मतलब कोई ज़बरदस्ती किसी को बोल दिया कि भाई मैं अनसिक्योर्ड तरीके से कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में FNO में जा रहा हूँ, यहाँ मैंने दिखा दिया कि स्पेशल रीजंस हैं या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तो कैसे चेक होगा सर कि ये आदमी सही बोल रहा है कि इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं? नहीं, आप हमारा माइंडसेट ऐसा है जी। कि हम ये बोल रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी विच इज रिटायरमेंट के लिए अगर सफिशिएंट प्रोविजंस हैं तो बाकी का पैसा मेंबर का पैसा है। इट इज अ ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप अपने बैंक अकाउंट में, सपोजिंग आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली आप 1 लाख निकाल लेते हैं। आपको जब जरूरत पड़ता है, जब आपका फाइनेंशियल नीड है, तब जाके आप बैंक से विड्रॉ करते हैं। Same way we want our EPF account to be used in a similar way. It is an account which is fetching very good returns, 8.25% हम returns दे रहे हैं। So it is all the more reason that the member should keep the money in EPFO. But at the same time, अगर उसको जरूरत है तो हम उस पर कोई रोक नहीं रखेंगे, उसको कोई बाधा नहीं डालेंगे। He will be able to withdraw. Now we trust the member that he is using the money wisely, and we will also educate all the members अबाउट कि कैसे ये जो पैसा जो निकाल रहे हैं वो सही तरीके से यूज करें, सही रीजंस के लिए यूज करें। यही हमारा अपेक्षा होगा। और इसीलिए एब्सोल्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रस्ट की बात है, और इसीलिए विश्वास स्कीम भी है। हालांकि वो लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए लाई गई है, रैशनलाइज किया गया है पीनल डैमेजेस को, बट विश्वास हर जगह है, ट्रस्ट हर जगह है, तो एम्प्लॉय पर भी विश्वास कर रहा है ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आखिर में सर, मैं बाकी पैनल्स के लिए अब चर्चा को ओपन करूंगा, बट कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें या क्लैरिफिकेशन देना चाहें न्यू प्रोविजंस रिलेटेड, तो प्लीज सर। हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये पेंशन बेनिफिट्स को कैसे अफेक्ट करेगा जी। तो इसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन पेंशन बेनिफिट से नहीं है, लेकिन ये अगर देखेंगे कि हमने ये पीरियड जो है जिसमें कि वो पीएफ का फाइनल सेटलमेंट करे या फिर पेंशन का फाइनल सेटलमेंट करे, वो 2 महीने जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उससे बढ़ाकर अब 12 महीने पीएफ के लिए और 36 महीने पेंशन के लिए कर दिया। ये हमने पाया कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना पेंशन का जो फाइनल विड्रॉल है वो 75% ऑफ मेंबर्स आर टेकिंग इन जस्ट 4 years। इसका मतलब ये है कि हर 4 साल में वो अपना पूरा का पेंशन का पैसा जो कॉर्पस वो विड्रॉ कर लेता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका पेंशनेबल सर्विस जो मिनिमम सर्विस जो 10 साल का है वो खत्म ही नहीं हो पाता है, वो बन ही नहीं पाता है। तो ये प्रक्रिया से जो 2 महीने से हमने 36 महीने किए, उससे ये होगा कि उसका पेंशनेबल सर्विस बढ़ेगा। उसके जितने जैसे सर्विस करते हैं, नॉर्मली आप तो जानते हैं हर वर्कर करीब 30-40 साल काम करता है, लेकिन उसका पेंशनेबल सर्विस आप देखेंगे तो हार्डली 5 साल रहता है, क्योंकि वो हर 3-4 साल बाद वो पूरा अपना पेंशन का कॉर्पस विड्रॉ कर लेता है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज he will retain his money in the PF account also, and he will also get the benefit of pensionable service of 10 years, जिसके बाद उसको पेंशन EPFO से पेंशन मिलेगा। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतने सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सर। और ये सिंप्लीफिकेशन और लिबरलाइजेशन जो आपने किया है EPF पार्शियल विड्रॉल प्रोविजंस में, आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। रूंगटा सर हमारे साथ हैं। रूंगटा सर,
पहले तो बताइए सर, ये आपको ये आइडिया कैसा लगा? इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ तो हमारे पास सेव होता, फोर्स्ड एक तरह से ये हमारी इनकम होती है। दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि भाई हमारा पैसा कब तक रहेगा, तो सरकार ने इसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया है, तो ये आम लोगों के हित में है। आपका एनालिसिस इसमें क्या है सर? तो मैं ईपीएफओ, खैर वो तो अब रहे, अब है नहीं, लेकिन उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। ये जो एक मानसिकता हुआ करती थी, तो अभी भी किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कि आप पैसे निकाल लें। जैसे उन्होंने कहा कि आप पैसे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उन्होंने जो लिबरलाइजेशन किया है, उससे अगर मुझे निकालने हैं तो उसमें दिक्कतें एटलीस्ट रूल्स के तहत कम हो गई। अब वो रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एज फार एज द बेसिक रूल्स आर कंसर्न, तो उसमें बहुत लिबरलाइजेशन किया है। और अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कंपलसरी सेविंग आपकी अभी भी हो रही है, लेकिन डिस सेविंग अब आपके हाथ में है। आपको चाहें तो आप निकाल लें। आप निकाल सकते हैं खर्चा करने के लिए, आप निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या जैसे शंका आपने जताई कि आप निकाल सकते हैं स्पेक्युलेट करने के लिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ये जो पुरानी विचारधारा थी कि सरकार ये सब आपके लिए देखेगा, वो बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि 25% को छोड़कर बाकी सारा बेसिकली आपका पैसा कंपल्सरीली आ रहा है आपके पीएफ अकाउंट में, बट आप लिटरली उसे विड्रॉ कर सकते हैं 1 साल की सर्विस के बाद। कोई भी 3 चीजें उन्होंने कही है, और एनी अदर रीजन, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे आपने कहा, ये मेरी समझ है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली 2 भाग में बट गया है ईपीएफओ। एक भाग वो है जो लॉन्ग टर्म रहेगा, और एक भाग वो है जो जब तक रहे, जब तक आप रखेंगे। तो बेसिकली आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज अब ये पावर सब्सक्राइबर्स के हाथ में है, न कि ईपीएफओ के हाथ में है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है ये। और सर, जैसा अभी कमिश्नर सर ने भी कहा कि भाई वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये छूट तो आपको दी गई है, लेकिन पैसा जो आप इन्वेस्ट करें या लगाएं वो वाइजली लगाएं, बिकॉज देयर इज एक भावना है जो ट्रस्ट की भावना है। तो सर, आप लोगों को क्या सलाह देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं सर लोगों की आदतें है ना, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करने की भी कोशिश करेंगे, तो आपकी सलाह क्या होगी? सो दिव्य, मैं इसे मिसयूज नहीं कहूंगा। अब हम माई बाप सरकार नहीं रहे, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। किसी और पे वो जिम्मेदारी थोपना सही नहीं है। तो अब अगर आपके पैसे कट के आपके खाते में चले गए, अब उस खाते में, जैसा कमिश्नर सर ने उदाहरण दिया कि आपके बैंक कट के आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में चली गई, अब उसको आप मिसयूज करें, इन्वेस्ट करें। कम से कम ईपीएफओ में आपको 25% तक तो आपका निकाल नहीं पाएंगे आप, वो आपके हाथ से निकाल लिया, लेकिन बाकी के 75% वो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं तो आप उसको निकाल के और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद को इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते तो आप उसको वहीं रहने दीजिए। डिफॉल्ट ऑप्शन इज वो वहीं पड़ा है, और जैसे उन्होंने कहा रीजनेबल इंटरेस्ट रेट उस पर मिलता है, तो आपको वो मिलता रहेगा। और अगर आपको निकालने का मिसयूज करना है तो आपके हाथ में है। अब जिम्मेदारी आपकी है जी। अब जिम्मेदारी आप सरकार पे नहीं डाल सकते, और नहीं डालनी चाहिए। तो इसे मिसयूज कहना बंद करिए, इसे हम यूज कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल यूज कहेंगे। और इन द हैंड्स ऑफ द सब्सक्राइबर अब ये पावर है, वो पावर को अच्छे से यूज करता है या उसको अच्छे से नहीं यूज करता, ये अब उसकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली सर। हमारे साथ कमिश्नर सर अभी हैं, सर एक सवाल मेरा होगा कि ये जो आप मॉडर्नाइजेशन लेकर के आए हैं, वैसे तो ऐप और पोर्टल हमने देखा है कि पूर्व में भी एक आध मर्तबा को अगर छोड़ दें तो ठीक ठाक काम करता है, बट सर अब आपके पास ज़्यादा विड्रॉल की एप्लीकेशंस आएंगी, स्वाभाविक है लोग ज़्यादा निकासी की कोशिश भी करेंगे,
और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो उस मोर्चे पर क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क किया हुआ है? उतना सफिशिएंट लोड या वर्कफोर्स से रिलेटेड कोई जो चैलेंजेस हैं वो तो नहीं है सर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चैलेंजेस लोगों को विड्रॉल में अगर आएंगे और अगर उसमें थोड़ा लेट हो गया तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का ठीक नहीं रहेगा सर। तो उस मोर्चे पर कैसे आप लोगों ने काम किया है? मैं ये बताना चाहूंगा कि इवन लास्ट ईयर वी सेटल्ड नियरली 6 करोड़ क्लेम्स। ऐसा नहीं है कि आज के दिन पे हमारे पास क्लेम्स कम आते हैं। वी हैव सेटल्ड 6 करोड़ क्लेम्स एंड डिसबर्स्ड ओवर 2.5 लाख करोड़ टू आवर मेंबर्स लास्ट ईयर। दिस ईयर ऑलरेडी वी हैव सेटल्ड ओवर 4 करोड़ क्लेम्स। तो क्लेम्स तो हमारे पास आज के दिन पे भी काफी आते हैं। अगर आपको ये अगर देखेंगे हिस्टोरिकली, हमारे पास इलनेस के करीब लास्ट टाइम करीब 3.25 करोड़ क्लेम्स हमने सेटल किए इलनेस के अलोन। तो ये फ्रीक्वेंसी पे हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सही कहा कि हमारा जो सिस्टम है, जो कल सीबीटी में भी जो अप्रूव हुआ है, उसमें ईपीएफओ 3.0 एक नया फ्रेमवर्क, एक नया सिस्टम, एक कंप्लीटली मॉडर्न कोर बैंकिंग सोल्यूशन लाइक अ बैंक, जो हमारे मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के श्री मनसुख मांडविया, इनका गाइडेंस यही है कि हमारा सिस्टम शुड बी सच दैट इट शुड बी ऑन पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। we are confident that we will be able to service all the members in the best manner possible. सर, ये ईपीएफओ 3.0 मॉडर्नाइजेशन जो है, इससे जो एग्जिस्टिंग ऐप है या पोर्टल है उसमें कोई चेंजेस होंगे सर? उसमें बहुत चेंजेस आएंगे। ये जैसे आपका बैंक का कोई भी बैंक में आप देखते हैं, आपका पूरा पासबुक, आपका स्टेटमेंट, आपका ट्रांजैक्शंस यू आर एबल टू डू ऑन अ मोबाइल ऐप। तो सिमिलरली अब ईपीएफओ भी पूरा आपका पासबुक, आपका लेजर अकाउंट, आपका इंटरेस्ट क्रेडिट, आपका क्लेम्स, आपके सेटलमेंट, आपका सब जो डिस्पोजल है, everything will be available on a mobile app. It will be as convenient to operate as any other mobile app or any e-commerce app. तो हम उसी दिशा में। हाँ सर, रूंगटा सर भी हमारे साथ हैं। एक तो आपको बधाई देना चाह रहे थे, और दूसरा मैं रूंगटा सर से कहूंगा, सर आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमिश्नर सर से पूछ सकते हैं। मेरे मन में बहुत प्रश्न है। इनफैक्ट अब जो आपने मुद्दा छेड़ा है, वहीं पे जो ईपीएफ का पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्लेम्स आप ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं, दैट इज बिकॉज आपके पास ज्यादा मेंबर्स हैं। आई थिंक ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि कितने क्लेम्स में दिक्कत आई और कितनी बड़ी दिक्कत आई। खुद का पैसा ईपीएफओ से निकालने में कितनी दिक्कतें आई, वो सोशल मीडिया में ऑल ओवर है। मतलब उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, और ये नट्स एंड बोल्ट रूल्स है। ये जो बड़े रूल्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे रूल्स हैं। लेकिन जो नट्स एंड बोल्ट्स रूल हैं, एक दिन का ओवरलैप हो गया, 2 एम्प्लॉयर से पैसे आ गए तो आपके पैसे अटक गए। एक जगह से एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास आए नहीं। तो ये जो इनका इंटरनल सिस्टम्स है, ईपीएफओ 2.0 सिमिलर प्रॉमिस के साथ आया था। और मेरी उम्मीद है कि जो कहा गया था कि ये, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं ये मानूंगा, ये पूरे इसमें इज द ऑटो सेटलमेंट। उन्होंने कहा है ऑटो सेटलमेंट, कमिश्नर सर ने भी अभी कहा है। तो ये अगर ठीक से चलता है जी, और वो जिसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन का आरसी क्या, कि अभी पता चल जाएगा। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को विड्रॉल्स में। अगर वो भी सॉल्व हो जाती है तो आई थिंक एक सेपरेट पीआर सेट हो जाएगा कि ईपीएफओ सही है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पीपल भी, ये देखने की चीज है। नहीं सर से ही उनका जवाब ले लेते हैं। कमिश्नर साहब प्लीज सर। सो जैसे रुंगटा जी ने कहा कि इन द पास्ट वी हैव हैड प्रॉब्लम्स इन क्लेम सेटलमेंट, पार्शियली आल्सो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स। अगर आप देखेंगे इसमें कई सारे जो प्रावधान हैं, इसमें सर्विस कंडीशंस आपके 5 साल के होने चाहिए थे, या आपका बेसिक सैलरी से लिंक था, या आपका पूरा एलिजिबल बैलेंस पे लिंक था। तो all these conditions now that we have simplified, it is going to simplify our systems and rules also in a way that it becomes automated settlement becomes much more easier. हमारे multiplicity of जितने provisions है ये कट गए, अब बहुत कम हो गए, नंबर 1।
नंबर 2, आई फुल्ली अग्री दैट प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो इसके लिए हमारे सिस्टम्स को रोबस्ट करना, हमारा पुराना जो अगर आप देखेंगे 2017 के बाद जब से आधार लिंक्ड हमारे यूएएन हो गए, मोस्टली उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है क्लेम में। एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे, अभी हमने यूएएन का जनरेशन जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी किया है। जो नए हमारे साथ जो एम्प्लॉयज जुड़ रहे हैं वो सब ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेटेड एंड वैलिडेटेड है, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो दिक्कत आती है वो इसलिए है क्योंकि पुराने टाइम पे एम्प्लॉयर्स ने अपने रिटर्न फाइल करते समय कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दिया हो, जिसके वजह से कभी कभी कोई प्रॉब्लम आता है इन क्लेम सेटलमेंट। वी आर लुकिंग इनटू ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लेगेसी प्रॉब्लम्स एज वेल, and we are hopeful that we will be able to make systems in place which will be completely auto settlement oriented and as simple to use as you would have gone to any bank account and withdrawn your money. राइट सर, एक और सवाल मेरा फाइनल, किसी अगर मेंबर को कोई इशू आती है विड्रॉल में या उसको कोई खराब अनुभव होता है, तो उसके लिए ग्रीवांस रिडर्सल्स की क्या व्यवस्था को भी और ज़्यादा चाक चौबंद करने की कोशिश की गई है? मसलन अभी का क्या है और आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? तो अभी जो है हमारे पास जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं और हमारा EPF IGMS सिस्टम है फॉर ग्रीवेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट CP Grams इज ऑल्सो देयर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वी आर मेकिंग आवर ग्रीवेंस सिस्टम्स इवन बेटर अंडर EPFO 3.0। मिस्टर रुंगटा रेफर्ड टू EPFO 2.0। इसमें हमारा मैसिव डेटा कंसोलिडेशन एंड डेटा माइग्रेशन का एफर्ट जारी है। ये वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 1 or 2 months दैट एक्सरसाइज विल गेट ओवर। इससे हमारे सारे जो खाते जो वेरियस रीजनल ऑफिसेज के कंट्रोल में अलग अलग डेटाबेसेस में थे वो एक जगह आ जाएंगे। तो इससे हमको उम्मीद है कि दिस विल फर्दर फैसिलिटेट स्मूदर क्लेम प्रोसेसिंग, और ये EPFO 3.0 में यह पूरा माइग्रेट करके हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन में लेके जाएंगे। ऑलराइट सर। रुंगटा सर, कोई सवाल अगर रह गया हो तो सर के पास अब ज्यादा समय नहीं है जी। बोलना सिर्फ इतना है कि EPFO भारत के उज्जवल भविष्य के लिए EPFO का सही चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे मेरे ख्याल से 15 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आज EPFO में हैं, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका अफेक्ट होता है। और अब जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है उसके तहत बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल या जो जिसे गिग वर्कर्स कहते हैं, शायद वो भी इसके दायरे में आ जाएं। इसके लिए ये सिस्टम सही चलना ये विश्वास की बात है, और फिलहाल विश्वास की थोड़ी कमी है बिकॉज ऑफ सिस्टमिक इश्यूज। ना रिटर्न की बात नहीं है, कोई और चीज की बात नहीं है, लेकिन समय पे अगर अपना खुद का पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आपका विश्वास उठ जाएगा, और EPFO पे विश्वास उठ जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं इनसे दरख्वास्त है कि EPFO 3.0 एक, जैसे इन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पे इसको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का सिस्टम सेट हो। ये सिर्फ EPFO के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेस्ट विशेस टू EPFO टू सॉर्ट ऑफ कैरी दिस आउट एंड मेक श्योर दैट हम लोग जो सोशल सिक्योरिटी सरकार प्रदान करने की कोशिश कर रही है उस पे लोगों का विश्वास बना रहे। एब्सोल्युटली सर। एंड इसीलिए जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि सरकार ने बाकायदा विश्वास स्कीम को ही लॉन्च किया है, हालांकि लिटिगेशन को रैशनलाइज करने के लिए, लेकिन ओवरऑल इसका जो सब टेक्स्ट है, जो फिलॉसफी है, वो विश्वास की ही है। तो एक बार फिर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कृष्णमूर्ति सर, और आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष रुंगटा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत अच्छे एनालिसिस के लिए और बहुत ही सटीक सवाल के लिए भी सर। उसमें बहुत सारी चीज़ें कमिश्नर साहब ने भी समाहित कर दी, हमारे दर्शकों के बड़े काम आएंगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए।